हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी आपके डाउट होंगे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको ले लूँगी। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किस वानस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है? सोया, चावल, मक्का, गेहूँ। तो मैंने आप सबको बताया, ऊपर में पूछा था कि ग्लूटीन नहीं पाया जाता है और यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्लूटीन जो है पाया जाता है, यानी कि कौन इसका सोर्स है ग्लूटीन का। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, गेहूँ, क्योंकि गेहूँ जो है ग्लूटीन का अच्छा सोर्स होता है। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि गेहूँ की प्रोटीन क्या है, तो ग्लूटीन होती है। गेहूँ में बेसिकली दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, एक ग्लूटेलिन होती है और एक ग्लाइडिन होती है। ग्लूटेलिन एक होती है और एक ग्लाइडिन होती है। ग्लूटेलिन देखिए GLUTELIN ग्लूटीन होता है, और एक होता है ग्लाइडिन GLIDIN ग्लाइडिन। और इन दोनों का जो है सम्मिलित रूप क्या होता है, ग्लूटीन हो जाता है। तो ये दोनों भी गेहूं की ही प्रोटीन है और इन दोनों का सम्मिलित रूप जो है ग्लूटीन है। और ग्लूटीन किसकी प्रोटीन है? गेहूं की प्रोटीन है। दूसरा हम देखेंगे, गेहूं के संसाधन से संबंधित कदमों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कौन सा कदम उठाएंगे? तो जब भी गेहूं के संसाधन से संबंधित कदम पूछे तो हम सबसे पहले याद रखें कि सबसे पहले हम खींचना, यानी कि जो बाली होती है, गेहूं की बाल होती है, उससे गेहूं को निकालना। और लास्ट में एकदम होता है जो कदम, वो होता है ब्लीचिंग। तो यहाँ पे इसको लास्ट में रख लेंगे। तो हम देख लेंगे कि लास्ट में ब्लीचिंग आपका कहाँ पे दिया हुआ है और पहला खींचना कहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए तीसरे में खींचना है और चौथा लास्ट में आपका ब्लीचिंग है। तो हम देख लेते हैं कि तीसरा कहाँ पे है सबसे पहले। तो देखिए ए में तो पहला दिया है तो ये कट हो गया, बी में दूसरा दिया है तो ये भी कट हो गया, और डी में पहला दिया है तो ये भी कट हो गया। सी में देखिए यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है और लास्ट में ब्लीचिंग भी चौथे नंबर पे यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा सी ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। पहला और लास्ट चेक करके मैंने आप सबको बता दिया। एक बार मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि पहले नंबर पे क्या होगा। सबसे पहले हम खींचेंगे गेहूँ को, उसके बाल से अलग करेंगे, फिर हम धोएंगे, उसके बाद हम गेहूँ को नरम करेंगे, देन हम उसका पीसेंगे, उसको आटा बनाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, यानी कि छान लेंगे। छलनी से जो भी उसमें अशुद्धियाँ होंगी उसको अलग कर लेंगे, और उसके बाद लास्ट में ब्लीचिंग होता है, ये आपको पता ही है। तो राइट ऑप्शन इस तरह से हमारा सी हो गया। दूसरा हम देखेंगे, डॉट 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 में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण होता है। क्या होता है? भ्रूण होता है, भ्रूणपोष होता है, एलेउरान होता है, या स्क्यूलिटम होता है। तो भ्रूणपोष में जो है स्टार्च कणों के रूप में अनाज का मुख्य भंडारण होता है। राइट ऑप्शन बी। अन्न अनाज प्रदान करता है। अनाज से क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा, आयोडीन, विटामिन ए, प्रोटीन। अनाज से ऊर्जा यानी कि कैलोरी प्राप्त होती है, ये तो पता है। और क्या प्राप्त होता है? क्या आयोडीन प्राप्त होता है, क्या विटामिन प्राप्त होता है, क्या प्रोटीन प्राप्त होता है। तो कोई कोई अनाज से हमें प्रोटीन भी मिलता है। तो अनाज जो है ऊर्जा और प्रोटीन का तो स्रोत है ही, लेकिन विटामिन्स हमें अनाजों से ज़्यादातर मात्रा में नहीं प्राप्त होते हैं, ना ही आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन तो एक प्रकार का मिनरल्स है। तो हम देख लेंगे कि पहला और चौथा जो है किस में दिया हुआ है, उसी वही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो पहला, दूसरा और तीसरे की बात कर रहा है, जबकि बी ऑप्शन पहले और चौथे की बात कर रहा है। सो बी ऑप्शन द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो एसिड है। कौन सा है अमीनो एसिड जो गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, लाइसिन। तो मेथियोनिन तो गेहूं में पाया जाता है, ट्रिप्टोफैन भी पाया जाता है, लेकिन लाइसिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि लाइसिन आपका दालों में, पल्स में पाया जाता है। ल्यूसीन भी गेहूं में पाया जाता है। तो नहीं पाया जाने वाला पूछ रहा है, सो लाइसिन हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है, क्या है? पीली मक्का, गेहूं, सी कह रहा है बाजरा, और डी कह रहा है चावल। तो आपको पता है जो पीली चीज़ें होती हैं उसमें कैरोटीनॉइड्स का जो है मुख्य सोर्स होती हैं, मेन सोर्स होती हैं। कैरोटीनॉइड्स यहाँ पे लिख ही रहा है पीली मक्का, तो पीली मक्का जो है कैरोटीन का मेन सोर्स है।
नेक्स्ट हम देखेंगे जो भी पीली चीज़ें होंगी उसमें विटामिन ए यानी कि कैरोटीन पाया ही जाएगा। मक्खी का जो रंग होता है वो पीला कैरोटीन के कारण ही होता है। कैरोटीनॉइड जो होता है उसके कारण ही पीला रंग होता है। किसी में अगर पीले रंग की चीज़ें हैं तो उसमें कैरोटीनॉइड है और विटामिन ए भी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप यूथ प्रैक्टिस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। गेहूं के मोटीन में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो एसिड है। गेहूं के प्रोटीन होगा यहाँ पे। प्रोटीन में पाया जाने वाला जो है कम मात्रा में अमीनो एसिड कौन सा है? तो मेथिओनिन पाया जाता है, ट्रिप्टोफैन पाया जाता है, ल्यूसीन भी पाया जाता है, लेकिन लाइसिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर भी आप लोगों ने किया है इसको। निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? कौन सा अनाज है जिसके 100 ग्राम से सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होगा? तो देखिए, अगर गेहूं 100 ग्राम होगा तो उससे जो प्रोटीन की प्राप्ति होगी उससे 11.8 होगी। और उसके बाद हम अगर बात करें ज्वार की, तो ज्वार में जो है 100 ग्राम में 11.4 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है। और बाजरे के 100 ग्राम से 11.6 होता है प्रोटीन। और चावल की बात करें तो चावल का जो है प्रोटीन 100 ग्राम अगर चावल है तो उससे 6.6 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होगी। तो अब आप देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो है 100 ग्राम से किससे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 11.8 आ रही है, वो गेहूं की वैल्यू आ रही है जिसके 100 ग्राम से सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है प्राप्त होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनाज का एक एक्सचेंज देता है। अगर हम अनाज का एक एक्सचेंज है तो उससे हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी ये पूछा जा रहा है। 100 कैलोरी, 70 कैलोरी, 50 कैलोरी, या डी ऑप्शन कह रहा है कि 40 कैलोरी। तो अनाज का एक एक्सचेंज जो है लगभग 50 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी अनाज होते हैं जिससे इससे भी ज़्यादा ऊर्जा आपकी कैलोरी प्राप्त होती है, लेकिन जो एवरेज है वो 50 है। प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए। क्या खरीद लेना चाहिए फसल के समय? चावल, आटा, घी, आलू। तो बात करें आलू की तो देख के खरीदा जा सकता है, बाकी के ऑप्शंस को हम चेक करेंगे। घी का बात करें तो घी तो फसल है ही नहीं, तो सी ऑप्शन ऐसे ही कट गया आपका। आटा कभी फसल से डायरेक्ट नहीं प्राप्त होता है, हम अगर खरीदेंगे तो गेहूं खरीदेंगे फसल के समय, तो ये बी ऑप्शन भी कट गया। बच गया चावल और आलू। तो इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जाएगा वो चावल को चला जाएगा, क्योंकि फसल के समय अगर हम चावल खरीद लेंगे तो पूरे साल हम आराम से खाएंगे। लेकिन अगर आलू खरीद लेते हैं फसल के समय तो उसको सड़ने का भी डर हो सकता है, क्योंकि हर जगह तो कोल्ड स्टोरेज है नहीं और सब लोग इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते कि कोल्ड स्टोरेज में जाके रखें और लाएं। तो आलू भी अपने अनुसार लोग जितना ज़रूरत होता है उतना लेते हैं और खाते रहते हैं, लेकिन चावल ज़्यादातर जो है खरीद लिया जाता है 1 ईयर के लिए। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं में पाया जाता है, गेहूं में क्या पाया जाता है? ग्लूटीन पाया जाता है। गेहूं जो है ग्लूटीन का रिच सोर्स होता है। चीनी को अपमिश्रित किया जाता है। मिलावट वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो एक बार आप लोग मिलावट वाला चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और ये इसलिए आज जो है आपको समझ में आ जाते हैं कि चीनी को किससे अपमिश्रित करना है, मिर्ची में क्या अपमिश्रित करते हैं, धनिया में क्या। तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं डिस्क्राइब भी कर दूंगी। तो चीनी को अपमिश्रित करने की बात किया जा रहा है, तो चीनी को हमेशा सफ़ेद पत्थर से जो है मिलावट करी जाती है उसमें। तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भूरी क्रांति का संबंध है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? क्या गेहूं से है, तेल तथा तेल बीज से है, फूल से है, डी कह रहा है रेशम से है। तो भूरी क्रांति का संबंध यहाँ पे तो लग रहा है ऑप्शन नहीं, क्योंकि भूरी क्रांति का संबंध होता है उर्वरकों से, उर्वरक से होता है भूरी क्रांति का संबंध। और यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया है, क्योंकि आप सबको पता है कि जब जो पीली क्रांति का संबंध होता है वो तिलहन से होता है। तो यहाँ पे इसका संबंध हो जाएगा तिल तथा तेल बीज का, पीली क्रांति से हो जाएगा। रेशम आपको पता ही है सेरीकल्चर होता है। और गेहूं का और चावल का हरित क्रांति से होता है। तो यहाँ पे उर्वरक से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं दिया है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसको स्टार मार्क करेंगे। भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरकों से होता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? क्या फल व सब्जियां हैं, गेहूं व मोटे अनाज हैं, घी व तेल है, अंडे और मांस है? तो खाद्य वर्ग, मुख्य खाद्य वर्ग पूछ रहा है, तो गेहूं व मोटे अनाज है, इनसे ज़्यादातर कैलोरी प्राप्त की जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है? अनाज और दालों का अंकुरण तो हम सभी करते हैं, तो देखिए कि क्या इसके बारे में क्या सही नहीं है। विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है, तो बिल्कुल सही बात है। अनाज और दालों का अगर हम अंकुरण करते हैं तो विटामिन सी उसमें इन्हेंस हो जाता है। विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा होती है। पोषण विरोधी अंश का ज़्यादा होना और डी कह रहे हैं पकाने में कम समय लगना। तो विटामिन सी तो इन्हेंस हो जाती है, मैंने आपको बता दिया। विटामिन बी की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है, ये भी सही है। लेकिन पोषण विरोधी अंश का ज़्यादा होना ये गलत है, क्योंकि पोषण विरोधी अंश जो है ज़्यादा नहीं होते हैं, कम हो जाते हैं। अगर हम दालों और अनाज का अंकुरण करते हैं तो पोषण विरोधी जो अंश होते हैं वो कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। पकाने में भी कम समय लगता है अगर अंकुरण करते हैं, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गेहूँ में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लाइसिन होगा। अनाज जिस अमीनो अम्ल में अपूर्ण होते हैं वो कौन सा होता है? मिथ्योनिन, वायलिन, टायरोसिन और बी ऑप्शन कह रहा है लाइसिन। तो मिथ्योनिन, वायलिन और टायरोसिन तो पाए जाते हैं, लेकिन लाइसिन जो है बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए अपूर्ण पूछा जा रहा है, तो इसमें राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा। आज जो है आपके अनाज चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे वो पूरे ख़त्म हो गए, और इसको अनाज चैप्टर का यूथ प्रैक्टिस से हम लोगों ने इसको पूरी तरह से एकदम कंप्लीट कर लिया है। आज एक ही वीडियो मैंने इसको लेने की कोशिश की थी। कल मैं आपको दालें जो हैं उस चैप्टर को कराऊंगी, और अगर हो जाएगा क्वेश्चंस तो मैं फ्रूट्स के क्वेश्चंस भी ले लूँगी, क्योंकि यूथ में दालें और फ्रूट्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो मैं देख लूँगी, अगर दालें और फ्रूट्स दोनों हो सके तो एक साथ ले लूँगी। तो आप लोग दालें और फ्रूट्स को अच्छे से पढ़ के आइएगा। अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।